16.1 प्रस्तावना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सामाजिक नीतियों को एक विस्तृत क्षेत्र का बोध मिलता है। ऐसी नीतियों में समय अनुसार मूल सेवाओं जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा को राज्य द्वारा सामान्यतः निःशुल्क उपलब्ध कराना सम्मिलित होता है। इसका क्षेत्र कभी कभी सामाजिक सुरक्षा तक विस्तृत हो जाता है, जिसके अंतर्गत हित लाभ हेतु लोगों को भी कानूनन योगदान देना पड़ता है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत सकारात्मक उदारवाद का आधार है। यह एक ऐसा राज्य है जो सभी नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, कमजोर वर्गों का संरक्षण करता है, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है तथा अमीर व गरीब में अंतर को कम करने का प्रयास करता है। यह अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाता है, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करता है, कमजोर वर्गों की रक्षा हेतु कानूनों का निर्माण करता है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंध करता है, आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने देता तथा प्रगामी करारोपण एवं आय पुनः वितरण माध्यमों द्वारा अमीर तथा गरीब के बीच दूरी कम करने का यत्न करता है तथा समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य पैदा करता है। लगभग सभी प्रकार के राजनीतिक प्रतिबिंबों में कल्याणकारी राज्य की कुछ न कुछ झलक मिल पाती है। यह और बात है कि हाल में स्वतंत्रतावादियों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को इस आधार पर चुनौती दी है कि इसमें उन लोगों के अधिकारों का हनन होता है जो इसके द्वारा हुए खर्च हेतु कर देते हैं। विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या कल्याणकारी राज्य को ऐसा रक्षा कवच बनाया जाए जिसमें कल्याण के न्यूनतम स्तर की पीछे कोई गिर न सके, अथवा पुनः वितरण का ऐसा अभिकरण बनाया जाए जो अमीर तथा गरीब में अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक समानता ला सके। अन्य अनेकों ने भी कल्याणकारी राज्य की सामर्थ्य पर प्रश्न विहन लगाए हैं। क्या यह नागरिकों को अनुकूलताओं से बढ़ो के लिए जरूरी आय उपलब्ध कराता है या उन्हें स्थिर एवं गौरवशाली सभ्य जीवन व्यतीत करने में सहायक है? क्या यह वास्तविक आय की असमानताओं का उन्मूलन कर सकता है? क्या कल्याणकारी राज्य ऐसी प्रवृत्ति को जन्म देता है जहां निजी सेक्टरों को दबाना, अंपक करना अथवा शक्तिहीन बनाना संभव हो? क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था में आए उछालों, अवमानों, फुलावों तथा आर्थिक संकटों से मुक्ति दे पाया है? कल्याणकारी राज्य की समसामयिक विकट परिस्थिति ने क्लास की उदारवाद को उसके नए पहनाए अर्थात स्वतंत्रतावाद की ओर बढ़ाने में सहायता दी है। इस इकाई में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हेतु प्रयास किए पाएंगे। 16.2 सकारात्मक उदारवाद का विकास। इसी प्रकार बोसांक ने अपनी रचना द फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट में स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप को नकारा था तथा यह विश्वास व्यक्त किया था कि प्रामाणिक तथा सामाजिक चिंतन की मूल धारणा इस विचार पर आधारित है कि आत्म तथा वैयक्तिकता का अभिकथन तथा उसकी महत्तम वृद्धि समाज में तथा उसके द्वारा ही संभव हो सकती है। राज्य का लक्ष्य अच्छे जीवन के लिए अनुकूल अवस्थाओं का आश्वासन है। यह अवस्थाएं वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक प्राणी होने के फलस्वरूप उभरते हैं और राज्य जिनको सर्वदा प्रोत्साहित करता है। यह स्वतंत्रता की अवधारणा का उच्चतर भाव है क्योंकि यह कृति के व्यापक क्षेत्र को प्रस्तुत करता है तथा आत्मनिर्णय हेतु अधिक व्यापक चयन को सुनिश्चित करता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में उदारवाद को विकसित पूंजीवाद के संदर्भ में अनेक संतृप्त समस्याओं से जूझना पड़ा था। इनमें उल्लेखनीय समस्याएं थी: यह सामाजिक कल्याण की वृद्धि हेतु राज्य गतिविधि के लिए सैद्धांतिक औचित्य को खोजना है, समाजवाद को उदारवाद के दायरे में एकीकृत करना। ऐसा सब कुछ लास्की, कीन्स, बार्कर सरीखे लेखकों द्वारा संभव हो पाया था। उदाहरणतः लास्की ने लिखा, स्वतंत्रता सामान्य जीवन में कुछ जोड़ने की शक्ति का नाम है। यह एक ऐसा योगदान है जो तभी साकार होता है जब एक ऐसी कुछ सुनिश्चित परिस्थितियों हो जिनमें एक व्यक्ति योगदान दे सकता हो। 2. उसके मार्ग में संस्थागत बाधाएं न हो। समाज के एक अभिकरण के रूप में, न कि उसके किसी वर्ग विशेष के रूप में, राज्य अधिकारों का प्रयोजन करके पहले का आश्वासन तथा कानून बनाकर दूसरे को दूर कर सकता है। यह और बात है कि 2 बड़े युद्धों के बीच के काल में जबकि फांसीवादी नेताओं ने राज्य के जैविक सिद्धांत का गलत प्रयोग किया था, नवोदारवादियों ने तब राज्य की उचित सीमाओं की व्याख्या करने में कोई देर नहीं की थी कि राज्य को व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि हेतु कार्य करनी चाहिए। तब राज्य को सामंजस्य व समन्वय करने वाली संस्था के रूप में देखा गया था तथा उसकी सत्ता को नैतिक रूप से इसलिए वैध माना गया कि वह स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। इस हेतु उदारवादियों का मत था कि सत्ता का संगठन लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए क्योंकि सत्ता का लोकतांत्रिक रूप ही स्वतंत्रता के विचार के साथ मेल खा सकता है। लोकतांत्रिक राज्यतंत्र ही व्यक्तियों की मूल स्वतंत्रताओं की रक्षा कर सकता है। यह ही ऐच्छिक संस्थाओं की बड़ी संख्या को स्वायत्तता का एक विस्तृत क्षेत्र प्रदान कर सकता है क्योंकि ऐसी संस्थाओं के द्वारा ही नागरिक अपने अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वह ही शक्ति के संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध किन्हीं संस्थागत नियंत्रणों का प्रयोग कर सकता है।
1929 से 33 के दौरान उदारवादी पूंजीवादी राज्य को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः चूर-चूर हो गई। भुखमरी तथा जन बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने के लिए पूंजीवाद को अपनी पूंजीवादी नींवों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए विवश होना पड़ा। जे एम कीन्स पूंजीवादी परंपरा के दायरे में रहते हुए अन्य किसी भी उदारवादी लेखक की अपेक्षा पूंजीवादी प्रणाली में मूल्यांकन की बात सोचने लगा। उनका निक था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित असंतुलन है। जैसे जैसे पूंजीवाद प्रौढ़ होता जाता है, यह असंतुलन बढ़ता जाता है तथा पूंजी का केंद्रीकरण ऐसी सीमा को छू लेता है, वहां लाभकारी निवेश प्राप्त करना असंभव हो पाता है। इसका फल यह होता है कि नकारात्मक संकट घटते हैं और उससे जन बेरोजगारी बढ़ती है। व्यापार के इस चक्र को नियंत्रित करने के लिए कीन्स ने राज्य हस्तक्षेप का तर्क अंतर को कम किया जा सकता है, उद्योगों में कार्य होता रहता है तथा व्यापक स्तर की बेरोजगारी का उन्मूलन हो सकता है। उदारवाद तथा पूंजीवाद को बचाने के लिए कीन्स ने महसूस किया कि राज्य की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा बचत दर पर नियंत्रण करना चाहिए। निवेश, लाभ, करों की दरें, मजदूरी आदि राज्य के मुद्दे हैं। कीन्स पूंजीवाद तथा समाजवाद को परस्पर विरोधी मानने को तैयार नहीं है और नहीं वे समझते हैं कि राज्य तथा व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिवाद है। यह स्वतंत्रता की मूल उदारवादी चारणा का अंत नहीं था, अपितु उसका विस्तार था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध उपरांत समस्याओं के फलस्वरूप राज्य हस्तक्षेप कितना और अधिक जरूरी हो गया, इस तथ्य की पुष्टि जॉन गैलब्रेथ की रचनाओं में रपट हो जाती है। अपनी रचनाओं द एफ्लुएंट सोसाइटी तथा द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में उन्होंने क्लासिकी उदारवाद की परंपरागत सूझबूझ से मुक्ति प्राप्त के लिए तर्क दिया तथा विचारधारा की जटिलताओं से दूर रहते हुए समाजवादी तरीकों को अपनाए जाने की वकालत की। उन्होंने पूंजीवादी समाजों के कल्याण के लिए किन्हीं समाजवादी उपायों का सुझाव दिया। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि विकसित देश बार बार घटने वाले आर्थिक संकटों से बचना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप का स्वागत करना पड़ेगा। सारांश में 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्धभाग तथा 20वीं शताब्दी के पहले अर्धभाग में जो सकारात्मक उदारवाद उभर कर आया, उसमें तथा क्लासिकी नकारात्मक उदारवाद में अनेक रूपों में भेद किया जा सकता है। पहला, यद्यपि सकारात्मक उदारवाद की मान्यता व्यक्ति की स्वायत्तता, उसके अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं में पहले की मानती बनी रही, तथापि अब इसका विश्वास हो गया कि व्यक्ति समाज का एक अंश है और फिर उसकी स्वतंत्रताएं तभी सुरक्षित हो सकती है जब वह सामाजिक हित से मेल खाती होती हो। समाज को अब एक सशक्त, समस्त तथा व्यवस्थित संगठन समझा जाने लगा तथा जिसमें सभी सामाजिक वर्ग सामान्य हित की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। समाज का अपना हित होता है, उसके अपने नैतिक आयाम होते हैं तथा वैयक्तिक हित सामाजिक हित को बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, न्याय तथा समानता की भांति स्वतंत्रता कोई खोखला सामाजिक आदर्श नहीं होता, अपितु इसका विषम प्रकार की सामाजिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बनता है। समाज में स्वतंत्रता परस्पर दावों का सामंजस्य होता है जो अधिकारों की व्यवस्था के रूप में संभव हो पाते हैं, और वहीं ऐसे अधिकारों का प्रयोजन बंधनों व स्वतंत्रताओं का मिलाजुला रूप होता है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव मात्र नहीं होती, अपितु वे ऐसी आवश्यक परिस्थितियों का अस्तित्व होती है जिसमें व्यक्ति का स्वतंत्र तथा पूर्ण विकास होता है और जिन परिस्थितियों को राज्य जो वह अपने नैतिक लक्ष्यों के अनुरूप होते हुए उपलब्ध कराता है। विवशता के माध्य की स्वतंत्रता, वह भले ही विरोधाभासी दिखाई दे, व्यवहार के आधार पर वैध समझी जाती है। इसी आधार पर स्वतंत्रता सामाजिक तथा कल्याणकारी कानून निर्माण को उचित समझती है। यह याद रहना चाहिए कि स्वतंत्रता में समानता भी अंतर्निहित होती है। समानता ऐसा आधार प्रदान करती है जिसके माध्यम से स्वतंत्रता को एक सकारात्मक रूप मिलता है। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं हैं। समानता मात्र कानून के समक्ष समझता अथवा मात्र अवसरों की समानता अथवा व्यक्ति होने के रूप में सबके लिए समान व्यवहार समानता मात्र नहीं होती, अपितु आर्थिक समानता को राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप होना पड़ता है। यह एक ऐसी सोच है जिसके द्वारा राज्य धन व अवसरों की व्यापक विनिमयताओं के उन्मूलन हेतु कार्य कर सकता है। तीसरा, सकारात्मक उदारवाद समाज में नियंत्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। राज्य वैयक्तिक पूंजीपति पर आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए नियंत्रण कर सकता है, श्रमिक वर्ग की दशाओं में सुधार कर सकता है, निर्धनता, निरक्षरता, बेरोजगारी तथा शोषण को नियंत्रित कर सकता है। राज्य के सकारात्मक कार्यों द्वारा अमीर तथा गरीब के अंतर को कम किया जा सकता है। चौथा, राजनीतिक स्तर पर सकारात्मक उदारवाद इस तथ्य पर आधारित है कि सामान्य हित अथवा सामान्य कल्याण का भाव राजनीति का एक प्रभावकारी प्रयोजन है। कल्याणकारी विधेयक द्वारा राज्य मानव व्यक्तित्व के विकास का एक यंत्र है। राज्य का स्वरूप सकारात्मक होता है और फिर वह सामाजिक रूप से लाभकारी कार्य करने में सक्षम होता है। लोकतंत्र, प्रतिनिधिक सरकार, संवैधानिकवाद, संसदीय प्रयोजन, सार्वजनिक मताधिकार, दलीय संगठन आदि ऐसी कुछ संस्थात्मक व्यवस्थाएं हैं जिनको माध्यम से वैयक्तिक हित की प्राप्ति हो सकती है। उदारवादी सरकार यह होती है जो व्यक्ति तथा समाज के अधिकारों का संरक्षण करती है। राज्य को समाज के वर्गों के भिन्न हितों में समन्वय पैदा करना होता है। यह समाज के किसी वर्ग विषय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपितु समस्त रूप से पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। 16.3 उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य। 20वीं शताब्दी में सकारात्मक उदारवाद की पहचान लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य से की जाने लगी। कल्याणकारी राज्य के विचार में 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद हस्तक्षेपी राज्य में मौलिक परिवर्तन किए जाने के संकेत थे। इनका संबंध सार्वजनिक नीति के क्षेत्र, राज्य गतिविधियों का स्वरूप, मानव प्रकृति की मूल मान्यताएं तथा सामाजिक हित के विचार आदि में परिवर्तनों से था। कल्याणकारी राज्य का प्रयास व्यक्ति के हितों तथा समाज के हितों को एक दूसरे के अनुरूप बनाए रखने का यत्न था, ताकि पूंजीवादी व्यवस्था के अनिवार्य लक्षण भी बने रहें और उसके कुप्रभावों को भी दूर किया जा सके। राज्य का कार्य कानून व्यवस्था तथा न्याय की स्थापना ही नहीं है, अपितु सामाजिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इसका कार्य समाज में सामान्य हितों तथा समाज के सदस्यों के कल्याण के लिए जितिन सेनाओं उपलब्ध कराना भी है। कल्याणकारी राण के मुख्य सिद्धांत अपेक्षाकृत सामान्यतः ये हैं। पहला, इस तथ्य की पहचान की एक व्यक्ति होने के नाते न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति का अधिकारी है। दूसरा, कल्याणकारी राज्य आर्थिक स्थिरता तथा प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध है, ताकि सार्वजनिक नीतियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में प्रचंड उछालों तथा विफलताओं के चक्रों को दूर किया जा सके तथा निजी उद्यमों द्वारा आर्थिक अस्थिरता व पतन के भव को रोका जा सके। तीसरा, सार्वजनिक नीति को एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में कल्याणकारी राज्य संपूर्ण रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। 1930 के दशक की आर्थिक मंदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बेरोजगारी कितनी विनाशकारी होती है और कि वह लोग जो काम करने के योग्य होते हैं उन्हें उन परिस्थितियों में रोजगार नहीं मिलता जिन्हें न तो उन्होंने बनाया होता है और न ही उन पर उनका नियंत्रण होता है।
कल्याणकारी राज्य के प्रवक्ताओं ने यह मत व्यक्त किया था कि राष्ट्रीयकरण की अतिताओं पर जाए बिना संपूर्ण रोजगार व्यवस्था नीतियों के दायरे में स्वतंत्र उद्यमी संरचना बनाई भी जा सकती है तथा संरक्षित भी की जा सकती है। करारोपण को समृद्धि और मंदी के समय में समंजित किया जा सकता है। ब्याज की दरें सरकार के निर्णयों द्वारा भावी आर्थिक परिस्थितियों व आवश्यकताओं व प्रवाहों के प्रकाश में निर्धारित की जा सकती हैं। राटू के सर्वोत्तम हितों के बायरों में खरीद करने की शक्ति के पुनः वितरण के लिए वित्तीय नीतियों सुनिश्चित की जा सकती है। मंद सार्वजनिक कार्यों के समय में जब प्रत्यक्ष बेरोजगारी राहत देना संभव न हो, निजी व्यापारिक संस्थानों को निवेशीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। आवास खरीदने व आवास बनाने वाले निगमों को सरकार ऋण दे सकती है। यह सब ऐसे कुछ प्रयास है जो पूंजीवादी आधारों को परिवर्तित किए बिना सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने हेतु उठा सकती है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभाव, बीमारी तथा बुढ़ापे के विरुद्ध सुरक्षा की मांग मानववादी तकों के कारण ही नहीं की जाती, अपितु इसे आर्थिक आधार पर भी उचित इस कारण ठहराया जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित न्यूनतम जीवन स्तर कम से कम लोगों को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की सुविधाएं तो दे। ऐसी स्थिति उद्योगों में वैभव व मंदी के दायरे में ही सदैव रहती है। श्रम तथा उद्योग प्रबंधकों के बीच सामूहिक सौदेबाजी और अधिक स्थिर तथा खुशहाल अर्थव्यवस्था का एक और योगदान है, क्योंकि उच्चतर मजदूरी उद्योगों तथा कृषि उत्पादों के लिए बड़े बड़े बाजार भी बनाती है, बशर्ते उनका आधार उच्चतर और अधिकतम उत्पादकता हो, न कि अधिक संगठित आधार पर लूटगार हो। कल्याणकारिता के यंत्र के माध्यम से सकारात्मक उदारवाद ने राज्य की शक्ति को बाजार की शक्तियों के संचालन में कम से कम 3 दिशाओं में संशोधित हेतु प्रयोग किया है। 1. व्यक्तियों तथा परिवारों को न्यूनतम आय का आश्वासन, भले बाजार में उनके काम व संपत्ति का अनुकूल मूल्य हो अथवा न हो। 2. असुरक्षा के दायरे को इस प्रकार कम करके कि व्यक्तियों तथा परिवारों को बीमारी, बुढ़ापे तथा बेरोजगारी जैसे कुछ एक सामाजिक परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध हो। 3. बिना स्तर व वर्ग के भेद के सभी नागरिकों को उपलब्ध सामाजिक सेवाओं का आश्वासन। कल्याणकारी राज्य का प्रभेदक लक्षण यह है कि समाज राज्य के माध्यम से काम करते हुए सभी व्यक्तियों को साधनों की उपलब्धता का दायित्व लेता है, और जो साधन लोगों के न्यूनतम जीवन स्तर, आर्थिक तथा सभ्य जीवन शैली जैसी सुविधाओं से संबंधित होते हैं तथा जिन्हें समाज के सब सदस्य अपनी अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार उनको प्राप्त करते हैं। कल्याणकारी राज्य की अद्वितीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 3.1 कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य है। कल्याणकारी राज्य में निहित मान्यता यह है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी वांछनीय संस्था है जो सकारात्मक अच्छाई को प्रोत्साहित करने में सक्षम होती है। हस्तक्षेपी उदारवाद का यह विचार था कि सरकार प्राकृतिक शक्तियों के स्वतंत्र व्यवस्था में व्यक्ति को अकेला छोड़ते हुए सामान्य हित को बढ़ावा दे सकती है। वस्तु कल्याणकारी राज्य के प्रवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि राज्य अपनी शक्तियों के सकारात्मक प्रयोग द्वारा सामना कल्याण को बढ़ा सकता है। कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य को मात्र एक त्रुटि नहीं मानता, बल्कि उसे एक ऐसा यंत्र समझता है जिसे लोग अपने सामान्य हित की वृद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं अथवा उन्हें करना चाहिए। यह राज्य जो उनकी तत्कालीन दशाओं में जिनमें वह न्याय करता है, सुधार करने का माध्यम बन सकता है। लोगों का विचार है कि राज्य उनको उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कुछ सीमा तक उन्हें सामाजिक व आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकता है। 3.2 कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य है। 3.2 कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य है। कल्याणकारी उदारवादी कल्याणकारी राज्य को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित करने का दावा करते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे राज्य में कुछ एक औपचारिक संस्थागत उपकरण होते हैं जो उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। कोई भी राज्य जो एक कल्याणकारी राज्य हो और संस्थागत दृष्टि से यदि वह लोकतांत्रिक नहीं है, तो वह उदारवादी राज्य नहीं हो सकता। राज्य केवल तभी ही कल्याणकारी राज्य होगा यदि उन्होंने औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक चोला पहना हो। ऐसा राज्य जो न्यूनतम आय की गारंटी देता हो, सामाजिक वित्तियों में लोगों तथा परिवारों की असुरक्षा को मिटाने का प्रयास करता हो तथा जो सबके लिए सेवाओं की कोई अमुक मात्रा उपलब्ध कराता हो। लेकिन यदि ऐसे राज्य में लोकतांत्रिक संरचनात्मक ढांचा तथा राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रताएं नहीं है, तो ऐसे राज्य को एक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर पूर्व सोवियत संघ, जनवादी चीन तथा पूर्वी यूरोपीय देश कम्युनिस्ट राज्य की ओर तथा जर्मनी जैसे फासीवादी देश दूसरी ओर कल्याणकारी राज्य की श्रेणी से अलग समझे जाते थे। दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य शब्द पूंजीवादी देशों में उन राज्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कल्याणकारी सेवाओं रूपी सकारात्मक कार्य करते हैं तथा जहां औपचारिक लोकतांत्रिक ढांचा विद्यमान होता है। 3.3 कल्याणकारी राज्य एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। एक कल्याणकारी राज्य बाजार अर्थव्यवस्था के दायरे में काम करता है। बाजार अर्थव्यवस्था के दायरे का अर्थ है उत्पादन का पूंजीवादी तरीका। हस्तक्षेपी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल कल्याणकारी राज्य की यह आस्था है कि बाजार अप्रतिबंधित परिचालन व्यक्ति के लिए भयानक, क्योंकि इससे निर्धनता, अज्ञानता, निरक्षरता आदि बढ़ी है, सिद्ध हुआ है। अर्थव्यवस्था के लिए भी इसके अनुकूल परिणाम, क्योंकि इससे व्यापारिक उछाल, मंदी, संकट तथा व्यर्थता व अकुशलता आदि बढ़ी है, नहीं निकले। कल्याणकारी राज्य बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का अंत नहीं बांधता, परंतु उसे ऐसा रूप देना चाहता है कि आर्थिक संकट भी न आ पाए और उत्पादकीय संभावित परिणाम भी प्राप्त किए जा सकें। कल्याणकारी राज्य का मानना है कि निर्धनता, आश्रितता तथा आर्थिक अनुरक्षा प्रकृति तथा निर्धनों की अयोग्यता के परिणाम नहीं होती, अपितु समाज में परिवर्तनीय व्यवस्थाओं का फल होती है। इतिहास में पहली बार आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संसार से निर्धनता के अंत को संभव बना दिया है। आर्थिक तथा अन्य प्रकार की असुरक्षाएं सामाजिक कारणों का फल होती है, जिन्हें सामाजिक रूप के उद्देश्यात्मक तरीकों से हटाया भी जा सकता है। आर्थिक असुरक्षा इन कारणों से पनपती है: क अपर्याप्त क्षतिपूर्ति, ख दुर्घटनाओं, अस्वस्थता, बुढ़ापे आदि के कारण अपंगता अर्थात अशक्तता आती है, ग बेरोजगारी। कल्याणकारी राज्य का विश्वास है कि हस्तक्षेपी अर्थव्यवस्था का पुनः प्रतिरूपण करके तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी प्रकार के नियोजन को प्रस्तुत करके ऐसी असुरक्षाओं पर काबू पाया जा सकता है। परंतु कल्याणकारी राज्य नियोजन को किन्हीं विविध मात्रा में बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी व्यवस्था की त्रुटियों को राज्य हस्तक्षेप द्वारा दूर करना चाहता है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पक्ष लेता है जिसे आज मिश्रित अथवा प्रबंधकीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 3.4 कल्याणकारी राज्य समाज की एक स्थायी संस्था तथा उसका एक तटस्थ अभिकरण है। कल्याणकारी राज्य समाज की एक स्थायी संस्था तथा उसका एक तटस्थ अभिकरण है। सकारात्मक उदारवाद की मान्यता है कि कल्याणकारी राज्य समाज की एक शाश्वत तथा स्थायी संस्था है।
यह शक्ति का एक तटस्थ यंत्र भी है जिसे किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह समाज के हित की प्राप्ति हेतु एक मध्यस्थ है। राज्य द्वारा कल्याणकारिता की मात्रा तथा गुणवत्ता उपलब्धता कराने की योग्यता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उसकी शक्ति किन समूहों के पास है। सरकार के कार्यकर्ता लोगों की इच्छाओं के अनुरूप सार्वजनिक मताधिकार द्वारा बदले जा सकते हैं। राज्य किसी वर्ग विशेष से जुड़ा नहीं होता। बिना स्तर तथा वर्ग के भेद किए राज्य अर्थव्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन कर सकता है कि सभी नागरिकों को सामाजिक जीवन की न्यूनतमताएं प्राप्त हों। जैसा कि टिटमस ने कहा है, ऐसा बड़ी तेजी से समझा जा रहा है कि सरकार का सही कार्य न केवल गरीबों के अपितु समाज के सभी वर्गों के दुखों व तनावों को दूर करना है। नित्य सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य को एक नए प्रकार का राज्य बताता है जो अपने रूप में लोकतांत्रिक है और जो लाभ प्रेरित बाजार अर्थव्यवस्था को वांछनीय मानते हुए उसे सामाजिक जरूरतों के अनुरूप ढालना पाता है ताकि सब नागरिकों को सामाजिक कल्याण उपलब्ध हो। यह ऐसा राज्य है जो हस्तक्षेपी राज्य से विकसित होकर बाजार अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों के परिवलन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप कर पूंजी की शक्ति को नियंत्रित करता है। यह एक ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक शक्ति का प्रयोग लोगों को पूंजी के अत्याधार से मुक्त करते हुए उन्हें कल्याणकारिता के निश्चित स्तर का आश्वासन देता है। कल्याणकारी सुविधाएं किन्हीं विशेष गुटों तक सीमित नहीं रहती अपितु उनका संबंध पूरे समाज से होता है। 16.4 कल्याणकारी राज्य की औचित्यता कल्याणकारी राज्य के उदय के संबंध में यह तर्क है कि जन कल्याण आश्रितता कृति हेतु वैयक्तिक दायित्व में स्वायत्तता तथा क्षमता के बंधन बाजार व्यवस्था की स्वतंत्रता के स्रोत के कारणों वश हुआ सही तर्क नहीं है। वस्तुतः स्थिति इसके विपरीत है। कल्याणकारी राज्य के प्रवक्ताओं का तर्क है कि व्यक्ति के पास अवैयक्तिक बाजारू शक्तियों के चलते अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं होता। कुछ गुटों समूहों के लिए बाजारू व्यवस्था पूर्वानुमेय नहीं होती। लोगों का उनकी कटमय स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। आर्थ कल्याणकारी राज्य के आधार क्लास की उदासवाद से जुड़े आधारों से बिल्कुल भी नहीं होने थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जान पड़ता है कि कल्याणकारी राज्य के उदय का एक मुख्य कारक दोनों विश्व युद्धों के दौरान पश्चिमी संकट में निरंतर बढ़ती बेरोजगारी थी और फिर यह मान्यता कि वोवल सरकार ही कुछ सुधार कर सकती है। यह ऐसे सिद्धांत की स्वीकृति थी कि वितरण मात्र आय का वितरण नहीं अपितु नैतिक कसौटी जैसे लोगों की आवश्यकताओं व दुखों आदि के अनुसार संसाधनों का पुनः वितरण हो सामाजिक कल्याण को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा गया। उदाहरणतः ब्रिटेन में 1942 की बेवरेज रिपोर्ट ने पौड़ाकट को 5 श्रेणियों में विभाजित किया था। अमाद रोग, अज्ञानता, गंदगी तथा जालस्य। कल्याणकारी राज्य की नींव की स्थापना को यहां देखा जा सकता है। कीन्स की बृहदार्थिक नीतियों के साथ कल्याणकारी राज्य का विचार ऐसे सामाजिक चिंतन के साथ जुड़ गया जिसने बाजार को बदलना नहीं था, उसका दोष निवारण करना था। कल्याणकारिता के आधुनिक सिद्धांत का जन्म कुछ एक मूल राजनीतिक अवधारणाओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि की पुनः व्यवस्था पर निर्भर करता था। इनका मूल प्रभाव समाज के स्वरूप के उस पहलू को जो लोगों के एक ढीले ढाले रूप में दिखाई पड़ता था ऐसे स्वरूप में बदलना था कि वह लोगों का एक अति घनिष्ठ संगठन दिखाई दे। यह तर्क दिया जाने लगा कि यदि संविदावादी संबंधों के फलस्वरूप लोगों को सामाजिक बंधनों में बांधा जा सकता है तो सामान्य समूह के रूप में नागरिक एक दूसरे के प्रति आर्थिक रूप से भी अधिक अलग दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य कल्याणकारिता को दया की कृति न मानकर उसी की मांग अधिकार रूप में की जाने लगी। साथ हरे कल्याणकारिता का विचार आर्थिक क्षेत्र से बाहर भी विकसित होने लगा था। इसे स्वयं जरूरत पर केंद्रित किया गया, यह सोचे बिना कि इसके कारण अथवा इसके परिणाम क्या होंगे। यदि इसके साथ न्यूनतम आय की मांग को तथा सामाजिक न्याय के नाम पर पुनः वितरण को जोड़ दिया जाए तो हम नागरिकता के आदर्श के निकट आ जाते हैं। ऐसा मात्र नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रताओं द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता, परंतु इस समय आर्थिक संसाधनों के दावे सम्मिलित किए जा सकते हैं। बाजार द्वारा कार्य के बदले में पुरस्कार के रूप में नहीं अपितु समाज की सदस्यता के फलस्वरूप। इसके बावजूद कि कल्याणकारी राज्य का विचार उत्तर युद्ध काल में एक सर्वसम्मति का दृष्टिकोण दर्शाता है, स्वयं उदारवाद में कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक औचित्यता पर सहमति नहीं थी। विभिन्न विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य की विभिन्न औचित्यताएं दी थी। किसी ने कहा कि कल्याणकारी राज्य स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद के कुप्रभावों को दूर करता है, किसी ने कहा कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है, किसी ने कहा कि यह समतावादी समाज की स्थापना करता है, किसी ने कहा कि यह न्याय जिसमें निःसंदेह सामाजिक न्याय भी सम्मिलित समझा जाता है की व्यवस्था करता है, किसी ने कहा कि यह नागरिक अधिकारों को कार्य रूप देता है। इनके अतिरिक्त कुछ नैतिक तथा पदार्थोन्मुखी औचित्यताएं भी बताई जाती हैं। इनमें कुछ एक का संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है। 4.1 राज्य और बाजार। सामाजिक कल्याण के साहित्य में राज्य तथा बाजार में एक अंतर्विरोध दिखाया जाता है। स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद के विरुद्ध मुख्य प्रहार यह बताया जाता है कि यह एक एकाधिकारवादी पूंजीवाद को प्रोत्साहन देता है तथा ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करता है जो व्यापारिक संघों, उत्पादकीय संयोजकों, बहुराष्ट्रीय तथा पराराष्ट्रीय निगमों की शक्तियों के प्रभुत्व में आ जाती है। बदले में ऐसी व्यवस्था समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विरोधाभासों को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा किसी सकारात्मक हस्तक्षेप के अभाव में एकाधिकारवादी पूंजीवादी कुलीनों जो अपने सामाजिक दायित्वों का ध्यान नहीं रखते का श्रमिकों पर शोषण जाम हो जाता है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने लगती है। कारखानों में श्रमिकों को अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा के कारण निम्न मजदूरी पर काम करना पड़ता है। काम करने के अधिक घंटों की व्यवस्था, निर्धनता, निरक्षरता तथा अस्वस्थता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक आर्थिक समानता की शत्रु होती है। ग्रीन तथा टानी ने भी बताया कि राज्य द्वारा राष्ट्रीय धन के पुनः वितरण से वंचित करके बाजार समानता तथा अन्याय को और अधिक उन्नत करता है। प्रायः यह भी तर्क दिया जाता है कि पुराने बाजारू यंत्रतंत्र स्वार्थता से प्रेरित होते हुए कल्याणकारिता की जरूरतों के प्रति सजग नहीं होते, क्योंकि जो बेचारे गरीब अभाव का जीवन व्यतीत करते हैं बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ ही रहते हैं। जैसा कि टिटमस ने कहा है, पूंजीवाद एक जैविक विफलता है, यह समाज के विलोप को निकट ला रहा है। उन्होंने बाजार व्यवस्था का खंडन तो नहीं किया, परंतु यह अवश्य कहते हैं कि जो लोग कल्याणकारिता की आवश्यकता को महसूस करते हैं, बाजार उनको आर्थिक अभागता का कारण अवश्य बन जाता है। बाजारू संबंध प्रतिस्पर्धात्मक होने के कारण विभाजनकारी संबंध भी होते हैं। समाज की कल्याणकारिता व्यक्ति के अपने कल्याण से जुड़े अनुभवों तक ही न केवल सीमित होकर रह जाती है, अपितु उसके अपने विवेकीय तथा सांप्रदायिक भावनाएं भी उसके कल्याण की संकल्पना को बनाने संवारने में सहायक बन जाती हैं।
अतः यह कहा जा सकता है कि समाज के सदस्य होने के रूप में व्यक्ति आर्थिक किराया लेते हैं। यह आर्थिक किराया वह अंतर है जो समाज से बाहर की आय जो व्यक्तियों को प्राप्त होती है तथा उस आय में जो उन्हें सामाजिक सहयोग के अस्तित्व के कारण प्राप्त होती है, जिसके बनाने में उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं होती। इस प्रकार कल्याणकारिता एक प्रकार से सामूहिक संसाधनों से प्राप्त क्षतिपूर्ति का एक रूप होती है। इस प्रकार की कल्याणकारिता के कार्य को राज्य बखूबी कर सकता है। राज्य लोगों की दशाओं में जिनमें वह रहते हैं सुधार कर सकता है, वह उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा उनकी सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान कर सकता है। राज्य अर्थव्यवस्था को कुछ इस प्रकार रूपांतरित कर सकता है कि समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को बिना स्तर व वर्गीय स्थिति के लिए सामाजिक जीवन का न्यूनतम स्तर उपलब्ध हो सके। 4.2 व्यक्तिवादी कल्याणकारी राज्य का नवीन नैतिक औचित्य व्यक्तिवादी नींव पर आधारित था। ऐसा माना जाता रहा है कि बाजारी शक्ति दुखकट का कारण होती है और इस कारण से वैयक्तिक स्वायत्तता को क्षति पहुंचती है। यह तथ्य अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति की समान स्वायत्तता के उदारवादी विश्वास के साथ मेल नहीं खाता। अतः वे व्यक्ति जो वंचन की स्थिति में है उसे सहायता न करके और जो सहायता अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली भी नहीं है उस व्यक्ति को नैतिक रूप से नुकसान पहुंचाना है। दूसरे शब्दों में कल्याणकारिता किसी नैतिकता की कृति नहीं है अपितु जरूरत से जुड़ा एक कर्तव्य है। यह उच्च व्यक्ति की स्वायत्तता में अंतस्थापित तथ्य है। एक व्यक्ति जिसे उत्पीड़न न किए जाने के रूप में औपचारिक रूप से स्वतंत्र कहा जाता है वह वास्तव में स्वतंत्र होता यदि उसकी स्वायत्त इच्छा से उसकी चयन शक्तियों को अभिव्यक्ति नहीं मिलती। ऑल्बर्ट वील के अनुसार कुछ एक भौतिक शर्तें विस्तृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्यता होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग मूलतः प्राथमिकताएं बनाते हैं अपितु कल्याणकारिता की सोच तथा उसके व्यवहार के अभाव में लोगों की प्राथमिकताएं बुरी तरह से सीमित हो जाती है। यदि उदारवाद में व्यक्तियों की समान स्वायत्तता जरूरी है और बाजार ऐसा कुछ उपलब्ध कराने में विफल होता है तो उदारवादी सामाजिक व्यवस्था को बनाने व बचाने के लिए सरकारी प्रयास करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार जैसा कि रेमंड प्लांट का मत है, किसी भी कार्य के लिए मौलिक जरूरतों की संतुलित पहले जरूरी है। जरूरतों की वस्तुपरता के लिए जरूरी है कि वे नैतिक स्वायत्तता की प्राप्ति के लिए अनिवार्य साधनों के रूप में कार्य करें। यह भी याद रहना चाहिए कि जहां इच्छाएं भले ही दूसरों पर दावे बनने का आधार बने या न बने, आवश्यकताएं ऐसे दावे बन सकती हैं। यह इसलिए है कि जरूरतों की पूर्ति का महत्व इस तथ्य में है कि यदि ऐसी पूर्ति न हो रही हो तो ऐसा कुछ किसी दूसरे को नैतिक क्षति पहुंचाने को बराबर होता है। 4.3 वैयक्तिक स्वतंत्रता की समृद्धिता। चार दशमलव तीन वैयक्तिक स्वतंत्रता की समृद्धिता। कल्याणकारी राज्य की औचित्यता का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके माध्यम से वैयक्तिक स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। वास्तव में कल्याणकारी राज्य स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप से उसके सकारात्मक रूप की पुनः व्याख्या का एक सहज उपपरिणाम है। सकारात्मक स्वतंत्रता का बौद्धिक व मूल स्रोत टी.एन. ग्रीन तथा बाद में बोत्तांक ट्रिची, हॉबहाउस, लास्की आदि में मिलता है। स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए ग्रीन ने कहा था, स्वतंत्रता ऐसा तथ्य है जो अति कीमती तथ्य है और जिसका अर्थ है कुछ ऐसा करने की सकारात्मक शक्ति तथा क्षमता जो करने अथवा आनंद लेने योग्य हो और जिसे हम दूसरों के साथ समान रूप से कह सकते हो अथवा आनंद ले सकते हैं। उदारवादी राज्य का कार्य स्वतंत्र समाज के अस्तित्व को बल देना होता है। ग्रीन इस निकर्म पर पहुंचा था कि राज्य का इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है कि वह जीवन की उन परिस्थितियों को बनाए रखें जहां नैतिकता संभव हो। राज्य का कार्य बाहरी बाधाओं को दूर करते हुए व्यक्ति को आत्मसिद्ध के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता करना है। राज्य का मुख्य कार्य ऐसी बाहरी परिस्थितियों की स्थापना है जहां लोगों की अपनी क्षमताओं को निखारने में कम से कम बाधाएं हो। इसी परिशून्य भूमि में राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाए जाने पर बल दिया गया है। ऐसा करना आत्मनिर्धारण हेतु वैयक्तिक क्षमता के उदारीकरण से कम नहीं था। यदि निरक्षरता, अज्ञानता, निर्धनता, शराबखोरी, गंदगी आदि का उन्मूलन होता है तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होती है। इन आधारों पर ग्रीन ने राज्य हस्तक्षेप को अनिवार्य शिक्षा दिलाने में, शराबबंदी, स्वास्थ्य को कार्य रूप देने में तथा भव्य पर राज्य नियंत्रण को समाज में तथा समाज हेतु वैयक्तिक व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अनिवार्य माना था। इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य का काम अपने जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर तथा उन परिस्थितियों की स्थापना करके जिनमें व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को प्राप्त किया जा सकता है, ग्रीन ने 20वीं शताब्दी के कल्याणकारी राज्य की नींव डाली थी। प्रथम विश्व युद्ध, रूस की समाजवादी क्रांति, फांसीवाद का उदय तथा 20वीं शताब्दी के पहले अर्धभाग में आर्थिक मंदी ने कल्याणकारी राज्य के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया जो हमें लास्की, किंग्स रूजवेल्ट, मैलब्रेथ की रचनाओं में प्रतिबिंबित होता है। उदाहरणार्थ, लास्की ने स्वतंत्रता को सामान्य जीवन में कुछ एक जोड़ने की शक्ति मानते हुए एक ऐसा योगदान बताया जो एक व्यक्ति को अपना योगदान देने में सहायता करता है तथा जहां एक संस्थाएं उसके मार्ग में बाधाएं नहीं बनती। पहली अर्थात आय स्थिति राज्य द्वारा अधिकारों का प्रयोजन करके सुरक्षित की जा सकती है तथा दूसरी अर्थात बी राज्य द्वारा नियंत्रित कानूनों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। दूसरे शब्दों में राज्य को स्वतंत्रता का स्रोत तथा शर्त समझा जाने लगा। जैसा कि लास्की ने लिखा, राज्य अधिक से अधिक एक संयोजन करता है, एक समन्वय करता है और जिस सत्ता शक्ति का वह प्रयोग करता है वह तभी नैतिक रूप से वैध है यदि उससे स्वतंत्रता की शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। विशेषतः इसका अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता की पुनः व्याख्या करना, ऐसी व्याख्या करना कि एक व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर व उसकी सुरक्षा को उचित महत्व दिए जाने का तथ्य निहित हो। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को बेरोजगारी व अपर्याप्तता के निरंतर भय से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जो मुक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की समस्त शक्ति का सार होती है। 4.4 समानता। स्वतंत्रता के साथ साथ कल्याणकारी राज्य का सामाजिक चिंतन समानता से भी संबंधित रहा है। समानता का औचित्य सामाजिक व आर्थिक असमानताओं के विवेकीय रूप में नहीं और न ही जरूरतों के अस्तित्व तथा उनके उन्मूलन के रूप में अपितु इस रूप में कि समतावाद अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे R.H. टॉनी ने असमानता का पंथ कहा था जिसका कल्याणकारी राज्य के विचारकों ने निरंतर खंडन किया था।
यह भी ठीक है कि उदारवादी कल्याणकारी चिंतन ने कभी भी असमझौतावादी समतावाद की वकालत नहीं की है, अपितु ऐसे समतावाद का तर्क दिया है जो क्लासिकी उदारवाद के मूल्यों से परे जहां तक संभव हो पूंजीवादी बाजारू समाज में आर्थिक व सामाजिक समानताओं को अपने में स्थान दे सके। वस्तुतः कल्याणकारिता में समानता की अमूल्य स्थिति होती है। यह तर्क दिया जाता है कि धन की अधिकतम विशेषताओं के कारण जहां लोगों में पृथक्करण हो जाता है, वहां विनिमय संबंधों के मूल्यों पर विकृत रूप के समीकरण समझौते करने पड़ जाते हैं। पूंजीवादी समाजों में कुछ एक प्रवेशकर्ता बाजार में दूसरों की अपेक्षा कुछ लाभकारी स्थिति में होते हैं, इसलिए बाजार से प्राप्त लाभ में असमानता की झलक स्पष्ट दिखाई दे देती है। निस्तर बढ़ते अवसरों का क्षेत्र असमानता का स्रोत नहीं होता, अपितु स्वयं उस असमानता का स्रोत बन जाता है। एक प्रश्न बार बार उठता है, कल्याणकारिता के दर्शन में निहित पारंपरिक समानता के मूल्य का महत्व क्यों हो? ऐसा इसलिए कि सभी समाजों में विधिवत असमानता से जुड़े लक्षण होते हैं, जिन्हें राजनीतिक तरीकों से शुद्ध करना थोड़ा बहुत जरूरी समझा जाता है। आधुनिक कानूनी तथा राजनीति असमानताएं आर्थिक असमानताओं के साथ साथ नहीं होती। पूंजी से उदारवादी व्यवस्था में समानता नियमों के विपरीत राजनीतिक शक्ति खरीदी जा सकती है। समतावाद के निराशाजनक परिणामों के बावजूद कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतकार महसूस करते हैं कि समतावादी प्रयासों से कल्याणकारिता में वृद्धि करना अभी भी एक नैतिक दायित्व है, जब तक कि ऐसा करने में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ उनके लिए जो पीड़ित है पर कुप्रभाव नहीं पड़ता। इस संदर्भ में तथा इस पृष्ठभूमि में कुछ न करने का अर्थ आर्थिक असमानता के स्तर को स्वीकृति प्रदान करना है, जो अपने आप में बाकी के समाज पर कुप्रभाव या कल्याणकारी प्रभाव को कम करना है। 4.5 अधिकार। कुछ एक विचारकों ने कल्याणकारी राज्य को अधिकारों के संदर्भ में उचित ठहराया है। एच एल ए हार्ट के अनुसार बल के प्रयोग तथा बल के डर के दायरे में अधिकारों का एक विशेष निहित अर्थ उसे प्राप्त करना जो सही अथवा उचित है, अथवा किसी के लिए कुछ करना जो करना हो से जुड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में ही कंवल दूसरे व्यक्ति की उत्पीड़नता को कानूनी समझा जाता है। यदि कोई कल्याणकारिता से जुड़े अधिकार है तो यह तभी ऐसे अधिकार हो सकते हैं जब संसाधनों के स्वामित्व की अपेक्षा उसके पुनः वितरण हेतु उत्पीड़नता की औचित्यता सही मानी जाए। कल्याणकारिता परोपकारिता नहीं है, अपितु यह तो न्याय अथवा हकदारी का लक्षण है। तथाकथित कल्याणकारी सिद्धांत के लिए इसके दो निहितार्थ हो सकते हैं। कल्याणकारी अधिकार परिचित नकारात्मक अधिकारों के सम्मिति हो, अर्थात दूसरों के आक्रमिक गतिविधि से बचाव का अधिकार। 2 कल्याणकारी अधिकारों के अस्तित्व का भाव होगा कि दूसरे अपने व्यवहार को अनुकूल बनाए, अर्थात कल्याणकारी अधिकारों के दावेदार बन जाए। यह और बात है कि आलोचकों का विश्वास है कि नकारात्मक तथा सकारात्मक अधिकारों के बीच कोई स्पष्ट सम्मिति नहीं हो सकती, क्योंकि सकारात्मक अधिकार अभेदकारी होते हैं और साथ ही साथ यह पूर्णतः न्यायसंगत भी नहीं होते। 4.6 नागरिकता। चार दशमलव छह नागरिकता। अधिकारों के साथ साथ नागरिकता का सिद्धांत भी कल्याणकारी राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसका लाभ यह है कि कल्याणकारी दावों को विशेष समाजों पर सीमित भी किया जा सकता है तथा सिद्धांत रूप में लोगों के बीच ऐसी समानता भी स्थापित हो सकती है जो चयन की क्षमता से इतनी नहीं जुड़ी होती जितनी कि सामूहिक समाज की सदस्यता से संबंधित होती है। इसका साधारणतः यह अर्थ होता है कि उदारवादी लोकतंत्र के विकास में पनपे संसाधनों पर दाव कानूनी तथा राजनीतिक अधिकारों के विस्तार हैं। टी एच मार्शल ने उदारवादी लोकतंत्र के विकास के क्रम में नागरिकता के आर्थिक पहलू को अंकित किया था। ब्रिटिश समाज के संदर्भ में बात करते हुए मार्शल ने नागरिकता संबंधी अधिकारों की 3 श्रेणियों की पहचान की थी। 1 कानूनी, इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति संपत्ति कानून के समक्ष समानता तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के पारंपरिक अधिकार सम्मिलित किए थे। 2 राजनीतिक, इसमें लोकतंत्र के सभी राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया गया। 2 सामाजिक, वे कल्याणकारी अधिकार जो व्यक्ति को संसाधनों की हकदारी प्रदान करते हैं। कानूनों द्वारा पूंजीवाद में सुधार करना सामाजिक नागरिकता का एक प्रयास था। मूल शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे सार्वजनिक प्रावधानों का विकास ऐसे प्रयास थे जिनके द्वारा पूंजी व अन्य धन संबंधों के अंतर संबंधों का परिवर्तन किया गया। न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, बच्चों के रोजगार, काम करने की स्थितियों, व्यावसायिक सुख तथा व्यावसायिक दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति से संबंधित कानूनों की व्यवस्था से पूंजीपति वर्ग अपने काम करने वालों के रोन से बच गए। मालिकों व अमीकों के बीच तनावों को दूर करने अथवा उनको सुलझाने में राज्य द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप तथा सरकार की कर व्यय की नीतियों के पुनः निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। यद्यपि सामाजिक नागरिकता ने वर्गीय विनम्रताओं का उन्मूलन नहीं किया और न ही इसने पूंजीवाद के आर्थिक आधार का मौलिक रूप से परिवर्तन किया, फिर भी कल्याणकारी राज्य के माध्यम से कुछ एक सामाजिक असमानताओं को कम अवश्य किया गया। विशेषतः उन असमानताओं को जरूर कम किया है जो बाजार के परिचालन से जुड़ी हुई थी। नागरिकता की मुक्ति मूलतः इसकी उस क्षमता में निहित है कि इसने सब व्यक्तियों को समाज में एकीकृत कर दिया है। उदाहरणतः नागरिकता से जुड़े आर्थिक अधिकारों की उपस्थिति समाज में वर्गीय तनावों को और अधिक विकृत रूप धारण करने से रोकती है। नागरिकता वर्ग पर परिवर्तन थोपती है। यद्यपि मार्शल बाजार व्यवस्था का विरोध नहीं करते, परंतु यह अप्रतिबंधित पूंजीवाद को सामाजिक रूप से विनाश में समझते थे। दूसरे नागरिकता सिद्धांतकार भी नागरिकता के 3 रूपों को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार तथा कानूनी समानता का अधिकार कल्याणकारिता रूपी कुछ व्यवस्था की मांग करते हैं, यदि ऐसे अधिकारों को मात्र औपचारिकता से ऊपर होना है। वस्तुतः उदारवादी बहुलवाद तभी संभव हो सकता है जहां आर्थिक कल्याणकारिता को कुछ सीमा तक संभावना की गारंटी होती है। 4.7 न्याय। उपर्युक्त औचित्यों के अतिरिक्त समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में न्याय की कल्याणकारिता के साथ जोड़ने के प्रयास जारी हैं। जॉन राल्स ने अपनी रचनाएं ब्यूरी ऑफ जस्टिस में इस बात पर जोर दिया है कि न्याय समाज का पहला गुण है और फिर इसे अन्यों की अपेक्षा कल्याणकारी दूनिट से प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।
रॉल्स की न्याय की अवधारणा एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ऐसी अवधारणा जो संसाधनों के वैधपूर्ण वितरण से तथा लोगों को हित स्तरों से संबंधित है। वास्तव में अपनी वैयक्तिक पद्धति के बावजूद उसके न्याय का सिद्धांत एक मानकीय सिद्धांत है जो अन्य उपयोगितावादी सिद्धांतों से अलग समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों को असूल की अपेक्षा सार से अधिक जुड़ा मानता है। उसके न्याय का सिद्धांत उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के निकटतम है। उसका न्याय का पहला सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार प्राप्त है जो कि सभी को समान रूप से मिले। उसके न्याय का दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि इन दोनों से एक न्यूनतम लाभान्वित अर्थात सबसे अधिक पिछड़ों को अधिकतम लाभ हो तथा प्रत्येक को उचित अवसर की समानता की स्थिति में पद और प्रतिभा की प्राप्ति सुलभ हो। कानून का लक्ष्य दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो तथा इस नियम की पूर्ति हो जो उचित समानता तथा अवसरों के दायरे के अंतर्गत ऐसी आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियां बनाए कि वह न्यूनतम लाभान्वितों की दीर्घकालीन आकांक्षाओं की अधिकतमता प्राप्त कर सके। सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर रॉल्स पुनः वितरित न्याय का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि सरकार का वास्तविक कार्य सामाजिक व्यवस्था को न केवल बनाए रखना है अपितु वितरणकारी न्याय का प्रतीक है जो जरूरतमंदों की जरूरतों को उच्चतम सामाजिक महत्व देता है। तथापि रोल्स पूर्णतः समतावादी वितरण में विश्वास नहीं रखते। सामाजिक अच्छाई की अधिकतमता ने उपयोगितावादी रूप की अपेक्षा वह न्यूनतम लाभान्वितों की स्थिति सुधारने हेतु विषयाधिकारों तथा असमानताओं की वकालत करते हैं। रॉल्स के अनुसार ऐसा इसलिए कि प्राकृतिक योग्यताएं तथा जन्म से जुड़ी परिस्थितियों के साथ ही विषयाधिकार तथा असमानताएं जुड़ जाती है और क्योंकि ऐसी असमानताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता इसलिए एक नवाबयुक्त समाज विषयाधिकारों की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए अपने यादियों की योग्यताओं सहित संसाधनों को न्यूनतम भाग्यशाली व्यक्तियों की दशा सुधारने हेतु कार्यरत रहेगा। उनको जी उच्चतर योग्यता संपन्न है उन्हें पुरस्कार देना नहीं है अपितु उनकी जो अपेक्षाकृत कम योग्यता संपन्न है क्षतिपूर्ति करना है। सारांश यह है कि क्लारिकी उदारवाद के हस्तक्षेप दृष्टिकोण से ऊपर उठते हुए जो व्यक्ति को अकेला छोड़े रखने की बात करता है चॉल्स न्याय के ऐसे सिद्धांत की वकालत करते हैं जो उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राजा की आवश्यकताओं के अनुरूप है। जैसा कि वह लिखते हैं, यदि कानून तथा सरकार को बाजार की प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है, संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग करना है, समय और काल के वायरों में संपत्ति तथा धन का विस्तृत वितरण करना है, उचित सामाजिक न्यूनतमता बनाए रखना है, तो अवसरों की समानता तथा सर्व शिक्षण के दायरे में परिणामिक वितरण न्याययुक्त होगा। कल्याणकारिता के संदर्भ में रॉल्स एक मूक समतावादी है जो वैयक्तिक योग्यता से प्राप्त मूर्त संपत्ति के स्वामित्व के गड़े पुनः वितरण की नैतिकता पर जोर देते हैं। अतः ऐसा लगता है मानो रॉल्स न्याय की वैयक्तिक छवि पर कल्याणकारिता के नियोग की स्थापना करना चाहते हों। 16.5 कल्याणकारी राज्य समसामयिक विवाद कल्याणकारी राज्य क्लास की उदारवाद के बाजारी प्रतिगान तथा समकालीन स्वतंत्रतावाद के बीच एक समसंधि प्रतीत होता है। इसमें पूंजीवादी स्वतंत्रताओं तथा असमानताओं को समाजवादी समानताओं के साथ मिलाने का प्रयास किया गया है। यह स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के दावों को एक साथ सर्वोत्तम व्यवहारिक रूप देने का यत्न है। यह पूंजीवादी व्यवस्था की अनिवार्यताओं को बनाए रखना चाहता है परंतु इसके साथ जुड़ी त्रुटियों को छोड़ना चाहता है। बड़े बड़े दावों के बावजूद कल्याणकारी राज्य से अनेक प्रश्न उभरे हैं। पश्चिमी समाजों में समसामयिक विवाद कल्याणकारी राज्य के विनय तथा कल्याणकारी चिंतन में आए संकट के बारे में है, विशेषतः 1970 के दशक को बाद आर्थिक विकास की मंद गति के फलस्वरूप। कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की यह मान्यता रही थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर्याप्त राष्ट्रीय आय का ऐसा स्तर प्राप्त कर कल्याणकारी राज्य आसानी से कल्याणकारी सेवाओं पर खर्च कर सकेगा। वस्तुतः नैतिक आधार पर यह मान्यता सही भी थी। इस कारण कल्याणकारी चिंतकों का सर्वप्रथम लक्ष्य पुनः वितरणता की वकालत करना था। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता आदि गतिविधियों लोगों में समानता ला पाएंगी तथा उन्हें वंचन से राहत मिल सकेगी और कल्याणकारी राज्य नागरिकता के उस रूप को दर्शा पाएगा जो पूंजीवादी बाजारू समाज में पनप रही अर्जनशील तथा उम्रातवादी अभिरुचियों को मंद करेगा। परंतु प्रश्न अनेक है, क्या कल्याणकारी राज्य नागरिकों को आवश्यक आय का आश्वासन देता है जिससे वे असुरक्षाओं का मुकाबला कर सके तथा एक स्थायी सभ्य नागरिक जीवन व्यतीत कर सके? क्या यह अमीर तथा गरीब के बीच आय के पुनः वितरण रूपी प्रयासों से तथा चंद को कुछ हाथों में केंद्रीकरण को रोककर वास्तविक आय की विषमताओं का उन्मूलन कर सकता है? क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी प्रवृत्ति को लाने में सफल हो सकती है जिसमें निजी क्षेत्र को दबाया, अपंग तथा शक्तिहीन बनाया जा सकता हो? क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को आर्थिक उछालों, संकटों, फलावों तथा आर्थिक मंदीपन से स्वयं को मुक्त कर पाया है? क्या राजा सेवाओं की आपूर्ति कुशलतापूर्वक कर पाया है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक नहीं रहा है। बैरी के अनुसार कल्याणकारी सिद्धांत का कल्याणकारी राज्य के चिंतन के साथ मिलाया जाना एक बौद्धिक भूल थी। पहले के उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा बाजारी व्यवस्था वो कल्याणकारी तत्वों को जिन पर वह काफी जोर दिया करते थे उन पर सामाजिक चिंतन का निर्माण करने एक बड़ी सैद्धांतिक गलती थी। परिणाम यह हुआ कि कल्याणकारी राज्य का अनुनय विस्तार हुआ जिसके परिणामस्वरूप कल्याणकारी राज्य जिसे बाजारी शक्तियों के अनियमित प्रभावों की असुरक्षित व्यवस्था की तुच्छा हेतु लाया गया था वह सामाजिक सुविधाओं के एक व्यापक रूप में ऐसे बदल गया जिसका हस्तक्षेप जैसे प्रारंभिक लक्ष्य के साथ मात्र का आकस्मिक संबंध था। ऐसा इस कारण से हुआ कि कल्याणकारी चिंतकों ने उन संस्थाओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जिनसे कल्याणकारी कार्यों के प्रदान किए जाने की आशा की गई थी। उदाहरण के लिए यह नहीं काम जा सकता है कि लोकतंत्र में एक प्रतियोगी दलीय प्रक्रिया तथा राज्य कल्याण की नैतिक जरूरतें एक साथ पनपने लग जाएंगी। यह अपने आप में एक गंभीर समस्या थी कि बहुमतीय नियम की प्रक्रियाएं सकारात्मक नीतियों के कुशल कार्यरूप को संभव कर पाएंगी भले ही समाज में कितनी ही परार्थोन्मुखी भावनाएं अथवा सोच विद्यमान हो। समस्त 20वीं शताब्दी में इस तथ्य पर सहमति थी कि किन्हीं वास्तविक सामूहिक कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी न किसी रूप में कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता है। शोध यह थी कि ऐसे कल्याणकारी कार्यों की आशा किन्हीं ऐच्छिक संस्थाओं से नहीं की जा सकती थी। कल्याणकारी राज्य पर समसामयिक प्रहार यह है कि कल्याणकारिता लाने के लिए जो जबरदस्ती की जाती है जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता कम होती है। नोजिक जैसे स्वतंत्रतावादी विचारक कल्याणकारी राज्य के विचार को स्वीकार नहीं करते। ऐसे विचारकों का मत है कि बाजार अर्थव्यवस्था स्वयं में ठीक है और फिर कल्याणकारी राज्य की वितरणकारी नीतियों कल्याण के नाम पर लोगों के अधिकारों का हनन करती हैं।
यह विचारक रॉल्स के साथ इस विचार पर सहमत नहीं है कि लोगों का कौशल तथा उनकी प्रतिभा समस्त समाज की संपत्ति होते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभाओं का फल लेने का अधिकार वहां तक है जब वह समाज में रहने वाले न्यूनतम लाभान्वितों की स्थिति सुधारते हैं। रॉल्स की सोच का भाव मात्र इतना है कि किन्हीं को किन्हीं दूसरों के श्रम पर कब्जा करने का अधिकार है। स्वतंत्रवादी विचारकों का यह मत है कि इससे दूसरों की संप्रभुता पर प्रहार होना स्वाभाविक है। वे यह भी कहते हैं कि राज्य को अधिक कार्य देना अफसरशाही में वृद्धि करना है, यह स्वतंत्रता के पतन की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाता है और संभवतः अकुशलता की ओर बढ़ना है। ऐसा करने का अर्थ है कि अमीर पर कर लगाकर गरीब का पेट भरना। भले ही नॉजिक के ऐसे तर्क की व्यक्ति के अधिकार निरंकुश तथा अनुल्लंघनीय हैं, उन्हें समसामयिक विवाद से बाहर कर देते हैं, परंतु जैसा कि बैरी कहते हैं, उनके सशक्त व्यक्तिवाद तथा राज्य विरोधी विचारों ने सामाजिक सिद्धांतकारों को यह स्पष्टतः बता दिया कि कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति सरकारी यंत्र से बाहर की संस्थाओं द्वारा भी हो सकती है। क्योंकि नॉजिक की आलोचना यह है कि राज्य कल्याणकारिता हेतु दमन करता है, इसलिए ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा कल्याणकारी समस्याओं के समाधान की संभावना बढ़ जाती है। पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में युद्धोपरांत कल्याणकारी अनुभव ने सामूहिक संस्थाओं को दिए जाने वाली कल्याणकारी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बीमा आदि की नैतिक वांछनीयता तथा कुशलता पद्धतियों को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया। इन सेवाओं में आशा विपरीत विस्तार। स्वतंत्रवादी विचारकों का यह मत है कि इससे दूसरों की संप्रभुता पर प्रहार होना स्वाभाविक है। वे यह भी कहते हैं कि राज्य को अधिक कार्य देना अफसरशाही में वृद्धि करना है, यह स्वतंत्रता के पतन की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाता है और संभवतः अकुशलता की ओर बढ़ना है। ऐसा करने का अर्थ है कि अमीर पर कर लगाकर गरीब का पेट भरना। भले ही नॉजिक के ऐसे तर्क की व्यक्ति के अधिकार निरंकुश तथा अनुल्लंघनीय हैं, उन्हें समसामयिक विवाद से बाहर कर देते हैं, परंतु जैसा कि बैरी कहते हैं, उनके सशक्त व्यक्तिवाद तथा राज्य विरोधी विचारों ने सामाजिक सिद्धांतकारों को यह स्पष्टतः बता दिया कि कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति सरकारी यंत्र से बाहर की संस्थाओं द्वारा भी हो सकती है। क्योंकि नॉजिक की आलोचना यह है कि राज्य कल्याणकारिता हेतु दमन करता है, इसलिए ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा कल्याणकारी समस्याओं के समाधान की संभावना बढ़ जाती है। पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में युद्धोपरांत कल्याणकारी अनुभव ने सामूहिक संस्थाओं को दिए जाने वाली कल्याणकारी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बीमा आदि की नैतिक वांछनीयता तथा कुशलता पद्धतियों को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया। इन सेवाओं में आशा विपरीत विस्तार तथा इनमें लगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा भाग वामपंथियों तथा दक्षिणपंथियों दोनों द्वारा गंभीर आलोचना का कारण बन गया। मुश्किल मूलतः उस अस्पष्टता से उभरती है कि क्या राज्य द्वारा निभाई गई भूमिका का लक्ष्य बाजारी अर्थव्यवस्था के शिकार लोगों के लिए न्यूनतम आजीविका सुविधाएं प्रदान कराना है या सामूहिक संस्थाओं द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु असीमित सुविधाओं के दिए जाने की एक व्यापक अवधारणा की वकालत करना है। किस रूप में कल्याणकारिता के सामान्य प्रावधान जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य कल्याणकारिता के लक्ष्यों को बढ़ाते हैं? क्या लक्ष्यों की प्राप्ति उस रूप में ही रही है जिस रूप में कल्याणकारी राज्य के विचारकों ने कल्याणकारिता के विनय में चिंतन मनन किया था? इन अर्थशास्त्रियों ने कल्याणकारी राज्य को ऐसा मंथन बताया है जिसमें सेवाओं का खर्च करों के प्राप्त राजस्व द्वारा किया जाता है, जो बाद में सामूहिक तथा प्रायः अनिवार्य सेवाओं जैसे बेरोजगारी बीमा के रूप में नागरिकों को वापस प्राप्त हो जाती है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या तर्क है कि कल्याणकारी राज्य में अनेक लक्षणों के अनिवार्य स्वरूप से व्यक्ति की चयन शक्ति दबा दी जाती है। अर्थ कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का वास्तविक संगठन लोगों की प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब नहीं है। आलोचकों ने तो इस तथ्य पर भी संदेह व्यक्त किया है कि कल्याणकारी राज्य ने सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया है। आनुगविक जांच पड़तालों से यह ज्ञात हुआ कि ब्रिटेन में कल्याणकारी सेवाओं का लाभ मध्य वर्ग के लोगों को हुआ है और ऐसे विश्वस्त प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि लगभग सभी लोकतांत्रिक समाजी में मध्य वर्ग के लोग ही लाभान्वित हुए हैं। अर्थशास्त्र में इसे निदेशक का कानून, डायरेक्टर्स लॉ, कहा जाता है। साधारण शब्दों में इस कानून का अर्थ यह है कि विकसित पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों में मतदाताओं की संख्या में न तो इतने अमीर आते हैं और न ही गरीब, इसलिए कल्याणकारी सेवाओं का वितरण मध्य वर्ग के हिस्से में ही जाता है। यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि नियत कल्याणकारी नीतियां एक वर्ग की सहायता करती है और बिना समझे दूसरे वर्ग को हानि पहुंचाती है। उदाहरणतः किराया नियंत्रण कानूनों को ही लीजिए, किराए के आवासों की पूर्ति को हिस्कारित्र फ्रीज करके अनेकों को बेघर कर दिया जाता है। इसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी कानूनों को ही लीजिए, उन संभावित बेरोजगार श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है जिनकी उत्पादन क्षमता प्राप्त बेरोजगारी न्यूनतमता से भी कम होती है। कुछ अधिक प्रकार का नैतिक तर्क यह है कि कल्याणकारिता की अधिकता ऐसी संस्कृति को जन्म देती है जो अच्छी नागरिकता के अनुकूल नहीं होती।
इनतों का एक मुख्य उदाहरण उन विवादों का संकेत देता है जो राष्ट्रपति जॉनसन के महान समाज कार्यक्रम से संबंधित हैं। राज्य द्वारा कल्याणकारिता हस्तक्षेप का यह एक सशक्त कार्यक्रम था जो कल्याणकारी राज्य के अनेक आलोचकों के लिए परीक्षण मामला बन गया। इस कार्यक्रम का वार्षिक खर्च 2000 करोड़ डॉलर था और जिसमें चिकित्सा सहायता, आश्रित बच्चों के परिवारों को सहायता, लगभग 5 करोड़ बच्चों को खानपान की सहायता आदि कार्यक्रम सम्मिलित थे। इस कार्यक्रम के पीछे भाव यह निहित था कि पूंजीवाद से वंचन पनपता है। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि इस कार्यक्रम के अभिकल्पकों का उद्देश्य किसी कल्याणकारी समाज की स्थापना नहीं था, बल्कि अस्थायी रूप से सहायता मात्र था या वैयक्तिक स्वायत्तता की बढ़ोतरी था। प्रदेशों में यह सहमति बन पाई है कि कल्याणकारी राज्य व्यवस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी, मस्तु इसका मतलब यह नहीं था कि अधिक लोगों को स्वायत्तता प्राप्त हो गई थी, बल्कि सत्य यह था कि अधिक लोग कल्याणकारी खर्च पर निर्भर हो गए थे। चार्ल्स गरे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरीबी में भेद करते हैं। एक और ऐसे गरीब होते हैं जिन्हें सहायता तथा कल्याण की वास्तविक रूप से जरूरत होती है। दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यदि सहायता नहीं दी जाती तो वह वंचन अर्थात निर्धनता की स्थिति में आ पाएंगे। उनके अनुसार जब ऐसा कार्यक्रम लागू किया गया था तब अप्रत्यक्ष निर्धनता 18% तक थी, परंतु जैसे यह कार्यक्रम आगे बढ़ता गया यह संख्या बढ़ती चली गई। 1980 में इसकी संख्या 22% तक पहुंच गई। इस कार्यक्रम की एक तस्वीर और भी है। इसके अंतर्गत पारंपरिक परिवार संगठन टूटने के कगार पर पहुंच गए तथा अविवाहित माताओं को दिए जाने वाली सहायता 16.6 कल्याणकारी राज्य में विपत्ति एक समीक्षात्मक मूल्यांकन 1990 का दशक कल्याणकारी राज्य के लिए एक वास्तविक आघात का साक्षी है। मूल समस्या वित्तीय प्रकार की है। यह तर्क दिया जाता है कि कल्याणकारी राज्य खर्चीले होते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या की औसतन आयु बढ़ती जाती है उसके साथ चिकित्सा, पेंशन तथा शिक्षा आदि सामाजिक सेवाओं पर खर्च भी बढ़ता जाता है, जबकि वह कार्य में लगी जनसंख्या जो इस खर्च को वहन करती है उसकी संख्या कम होती जाती है। इस प्रकार यह देखा गया है कि कल्याणकारी राज्य की मांग बढ़ती जाती है जबकि उसकी आपूर्ति कम होती जाती है। उदाहरणतः जब बेरोजगारी बढ़ती है तो बेरोजगारी पर खर्च भी बढ़ जाता है, परंतु काम करने वालों से जो कर एकत्रित किया जाता है वह कम हो जाता है। 1980 के दशक में हुई मंदी के फलस्वरूप कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर काफी आशंकाएं उत्पन्न हो गई थीं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी कुछ मतलब होता है। यदि एक राज्य में कल्याणकारिता पर होने वाले खर्च दूसरे राज्य के खर्च से अधिक होता है तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में साख कम हो जाती है। जैसा कि पियर्सन ने संकेत दिया है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की और अधिक मुक्त प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय कल्याणकारी राज्य के विकास की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अंततः काम करने की इच्छा पर कल्याणकारिता का प्रभाव भी कल्याणकारी राज्य के लिए एक समस्या बनकर उभरा है। यदि लोगों को मालूम हो कि उन्हें बेरोजगारी वेतन तथा दूसरे लाभ मिलने ही हैं, तब वह काम नहीं करते। ऐसी प्रवृत्ति उनको अवश्य प्रभावित करती है जो कर के रूप में अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा राज्य को इसलिए दे देते हैं कि कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रह सकें। अनेक देशों में कल्याणकारी राज्य के जनसमर्थन का तेजी से पतन हुआ है। अर्थ कल्याणकारी राज्य की वर्तमान स्थिति में विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राज्य अमीर से गरीब तक बन के पुनः वितरण के अभिकरण के रूप में काम करे या यह कल्याणकारिता के न्यूनतम स्तर की उपलब्धि के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करे ताकि जिसके कारण कोई गिर न सके। वर्तमान प्रवृत्ति केवल एक सुरक्षा जाल का समर्थन करती है।